दोस्तों 22 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन हमने आप सबसे वादा किया था कि हम जल्द ही श्री गौड़ समाज की केंद्रीय समिति के लिए कुछ नियम नीति निर्देशक तत्व पर बातचीत करेंगे और उसको लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। तो मैं इस ऑडियो के माध्यम से हमने जो चीज़ लिखी है खासकर उसका स्वरूप क्या होगा उस पर मैं यह चर्चा कर रहा हूँ। इसको हमने 8 पॉइंट में बांटा है। और पहला पॉइंट इसका अवधारणा का है। जी हाँ, आज समाज को एकीकरण की डोर में बांधने के लिए एकीकृत समिति एक अध्यक्ष की बेहद आवश्यकता है। समाज में इस समय लगभग 25 संगठन इंदौर में कार्य कर रहे हैं, जिसमें समाज का बहुसंख्यक वर्ग सम्मिलित होता है। पर क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात एवं भौगोलिक स्थिति के मुद्दों पर उसके मद्देनज़र यह टोली कबीला संस्कृति के परिचायक हो गए हैं। केंद्रीय समिति की अवधारणा यही है कि समाज का सर्वोत्तम श्रेष्ठतम विचार नेतृत्व एक दिशा से प्रवाहित हो प्रचारित हो, ताकि समान हक सुधार सुविधा सम्मान प्रतिष्ठा हासिल की जा सके। केंद्रीय नेतृत्व एकता का परिचायक होगा उस जगह जहां हमें अपने हित साधने होंगे, ताकि इंदौर शहर के समाजजन खुद को संगठित पा सकें। दोस्तों दूसरा पॉइंट है नियम। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके कार्य सहयोग के लिए समिति होगी। कार्य समिति का क्षेत्र इंदौर जिला होगा। प्रारंभिक 2 वर्ष में अध्यक्ष एवं 4 समिति सदस्य होंगे। उसके पश्चात अध्यक्ष एवं 8 या 11 समिति सदस्य होंगे। समिति में 50% सदस्य महिला नामित होगी। समाज में प्रचलित अन्य संगठन के सदस्य पदाधिकारी इसमें भाग ले सकते हैं अथवा इसमें विलय होकर केंद्रीय समिति का मान बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। हालांकि मतगणना में प्रथम 3 प्रत्याशी अपने क्रमानुसार 1 वर्ष पदभार संभाल सकेंगे। मसलन 3 व्यक्ति जो क्रमानुसार चुने जाते हैं, राम श्याम और अजय, तो राम पहले बनेंगे, श्याम बाद बनेंगे, अजय बाद बनेंगे। ये 3 साल तक चलते रहेगा और इनका आधार इनका मतगणना मत होगा। एक बार नामित अध्यक्ष लगातार 2 बार यानी कुल जमा 2 बार अध्यक्ष रह पाएगा। चुनाव 3 वर्ष में 1 बार होंगे। मतलब अजय यदि पहले साल अध्यक्ष बन जाते हैं, बाद में 2 साल बाद उनके जो नीचे के आदमी वो अध्यक्ष बनेंगे और दूसरी बार जब चुनाव होंगे तो अध्यक्ष 1 बार और चुनाव लड़ सकेंगे 1 बार। उसके बाद फिर अगले बार 3 साल चुनाव होते तो फिर वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्रीय समिति के सामाजिक विकास की नीति निर्देशक बिंदु ही समिति का संविधान होंगे। चुनाव प्रक्रिया समाज के वरिष्ठ अपनी देखरेख में करवाएंगे। प्रत्येक पद का निर्धारित शुल्क रहेगा जो समिति से तय किया जाएगा। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि चुनाव में हमने एक आपको बताया कि चुनाव जो वरिष्ठ करवाएंगे समाज के, और जो भी पद होगा उसका एक शुल्क होगा। अब दूसरे मुद्दे की बात यह है कि समाज का प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मतदान कर पाएगा। उसे भी शुल्क जमा कराना होगा। वह जिस जिस श्रेणी का मतदान करना चाहेगा उसे उस श्रेणी का शुल्क जमा करना होगा। यानी मैं लक्ष्मीकांत पंडित यदि अध्यक्ष पद के लिए वोट देना चाहता हूँ मेरे किसी को, तो मुझे एक निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ेगा। और मैं समिति के किसी मेंबर के लिए भी चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे उसका भी शुल्क जमा करना पड़ेगा। यदि मुझे 2 लोगों के चुनाव करना है तो मैं 2 तरह के शुल्क जमा करूँगा। और यदि एक जने का मुझे मूल्यांकन करना है, मत करना है, तो मुझे एक का शुल्क जमा करके मैं उसमें उस श्रेणी में मतदान कर पाऊँगा। दोस्तों इसके बाद हमने जो नियम रखे थे वो हैं पदस्थापना और कार्यभार का है। अध्यक्ष समिति के सदस्यों को कार्यभार सौंप सकेगा। वह 45 दिन के भीतर समयबद्ध मीटिंग टीएल मीटिंग सरकारी लोग जो वो जानते हैं टीएल मीटिंग होती है वो बुला सकेगा। संबंधित कार्य की विकास समीक्षा और आर्थिक आवंटन, ये हमने बाद में इसको शब्द जोड़ा, आर्थिक आवंटन, इसकी व्यवस्था परिभाषा अलग से की गई है, की समीक्षा करेगा। उचित मंचों पर समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। त्वरित ज्वलंत विषय पर अपनी एक राय रखेगा। कार्य समिति के सदस्य अध्यक्ष
के प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग बंधुत्व आधार पर करेंगे। यहाँ एक बार फिर दोहरा दूँ कि कार्य समिति के सदस्य अध्यक्ष के प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग बंधुत्व आधार पर करेंगे। किसी भी पद पर आने के लिए उस व्यक्ति का समाजजन होना आवश्यक है। सरकारी नौकरी, व्यवसाय, समाजसेवी, सेवानिवृत्त और अन्य श्रेणी के सभी प्रकार के लोग इस समिति के सदस्य बन पाएंगे। कर्तव्य जो हमने इसमें करे थे, तो केंद्रीय समिति के कर्तव्य नियम की विस्तृत जानकारी उसके नीति निर्देशक तत्व होंगे और जिसका जल्दी जिसके जो सार स्वरूप है वो जल्दी तैयार किए जाएंगे, क्योंकि कर्तव्य के बारे में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। इसलिए जब एक बार हमारा ढांचा जो अमल में आ जाएगा तो वही इसको मिलकर तय कर पाएगा। इसी प्रकार नियत कालिता का भी हमने जो पॉइंट लिखा है, वैसे तो समिति के सारे पदाधिकारी चुनाव के माध्यम से ही आएंगे, पर आपातकाल के लिए जो नियम नीति जो है वो जो चुन के समिति आएगी वो बनाएगी, ताकि इस कार्य समिति की जो है विश्वसनीयता बनी रहे और किसी भी अन्य संकट में ये हमेशा कार्य करती रहे। उपयोगिता, केंद्रीय समिति की उपयोगिता उसके अस्तित्व तक बनी रहेगी। यह अन्य किसी समानांतर संगठन का भाग नहीं बनेगी। अन्य समानांतर संगठन इसके सहयोगी बन सकते हैं। एक बार यहाँ फिर दोहरा दूँ, उपयोगिता में हमने जो जिक्र करा है जिस बात का, केंद्रीय समिति का की उपयोगिता उसके अस्तित्व तक बनी रहेगी। मतलब जब तक ये काम करेगी तब तक इसकी उपयोगिता बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, यह कभी भी किसी समानांतर संगठन का भाग नहीं बन सकेगी, इसका एक अपना अस्तित्व रहेगा। हाँ, समानांतर संगठन या दूसरे अन्य संगठन इसका भाग बन सकते हैं, ये हमने इसमें निर्दिष्ट किया है, इसकी चर्चा करी है। अंतिम 2 पॉइंट साथियों, उस पर हम आ जाते हैं। समाज का विश्वास, समाज का विश्वास से पहले इस पॉइंट का मैं आपको जिक्र कर दूं। इसका पॉइंट का शीर्षक है वैधानिकता। समाज का विश्वास, सहयोग, समर्पण इसकी नैतिक वैधानिकता होगी। केंद्रीय समिति की वैधानिकता समाज का सहयोग, विश्वास, समर्पण ही रहेगा। उचित समय पर और आर्थिक रूप से सक्षम, सबल, संयमित होने पर इसका स्वरूप बदला जा सकेगा। केंद्रीय समिति की अवधारणा में इसको पोषक रूप से देखा गया है। जब हम केंद्रीय समिति की अवधारणा कंसेप्ट देखते हैं तो हम इस समिति को एक पोषक के रूप में देखते हैं कि यह पोषक और पोषण दोनों करेगी। अर्थात यह समाज के वांछित, योग्य, जरूरतमंद के लिए सामाजिक आर्थिक कवच का काम करेगी, आश्रय पराश्रय का सहारा बनेगी। और एक बार पुनः वैधानिकता का सवाल है तो यह इसका सामाजिक विश्वास ही इसका मूल वैधानिक तत्व होगा। अब अंतिम बिंदु पर मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो है प्रबंधन नियमन। और प्रबंधन की बात करते तो यकीन आर्थिक पक्ष आता है। आर्थिक प्रबंधन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। केंद्रीय समिति समाज जन के अंशदान, दान और नियमित आर्थिक योगदान से चलेगी। प्रारंभिक तौर पर इसका बैंक खाता होगा जहाँ अध्यक्ष के हस्ताक्षर से लेन देन होगा। सालाना अंकेक्षण ऑडिट होगा जो समिति के तय व्यक्ति से ही कराया जाएगा। केंद्रीय समिति की हर चीज़ पारदर्शी होगी। इसके लिए सूचना का अधिकार हमारे यहाँ लागू होगा, पर इसका शुल्क हम तय करेंगे। ये सरकारी शुल्क नहीं होगा। यदि हमें किस चीज़ की जानकारी चाहिए तो उसका शुल्क हम ऐसा रखेंगे ताकि अनवांछित इसका जो है लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर पाए, लेकिन सक्षम यदि व्यक्ति को लगता है तो उसका उपयोग करके एक ट्रांसपेरेंसी को कायम कर सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय समिति 1 वर्ष में अपने पास जमा धन का 60% जमा खर्च कर पाएगी। 60%, यदि हम माने 100 रुपये तो हम 60 रुपये जो है हर प्रकार का खर्च कर सकते हैं। किसी को देना हो, लेना हो, मीटिंग कुछ कार्यक्रम में व्यय करना हो तो 60% हम उसका पैसा खर्च कर पाएंगे। 20% जो नियमित खर्चा रहेगा समिति का उसमें खर्च होगा, और 20 जो फीसदी धन रहेगा वो सेव रहेगा, जो कहते हैं कि जमा रहेगा हमेशा के लिए। और ये प्रत्येक आर्थिक जो वर्ष होता है उसका नियम ये हमेशा का हमेशा रहेगा। तो जो राशि शेष होती जाएगी वो आगे सेव होती जाएगी और उसका
जो ब्याज होगा वो आगे भी काम आता रहेगा। एक हमने आर्थिक इसमें बात जो कही है, प्रत्येक आर्थिक वर्ष पर ये नियम लागू होगा। केंद्रीय समिति समाज कल्याण के लिए चल अचल संपत्ति भी क्रय कर सकेगी। तो दोस्तों ये मोटा मोटा एक कंसेप्ट था हमारा केंद्रीय समिति के लिए, जो कि समाज के जनों को नेतृत्व धारण करेगी, उनकी आवाज़ उठाएगी और अ, इंदौर के श्री श्री गुरु समाज के लिए एक आदर्श संस्था भी बनेगी और उन सबका प्रतिनिधित्व करेगी। और यह सारे नियम हम उन्हीं महामना को ध्यान में रखकर बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में श्री श्री गुरु समाज का नाम रोशन करा था। हमें आज उन पर गर्व है और केंद्रीय समिति भी उन्हीं के आदर्श पर चलकर काम करेगी, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।